लगातार सरकार की जो गतिविधियां हैं इस बड़े मुलाकात को लेकर, इस महा मुलाकात को लेकर उस पर नजर रखे हुए हैं। तो चलते सीधे हिमांशु के पास। हिमांशु, 6 बजे राष्ट्रपति पुतिन का विमान दिल्ली में लैंड करने वाला है। तैयारियां हम यहाँ दिल्ली की सड़कों में देख रहे हैं, लेकिन जो ऑफिशियल प्रोग्राम है उसको लेकर अभी क्या क्या जानकारी आपके पास? देखिए, आज शाम को वो पुतिन जो है वो भारत पहुंचेंगे, दिल्ली पहुंचेंगे और उसके बाद जो पहला महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, एक प्राइवेट डिनर प्रधानमंत्री मोदी उनके सम्मान में आयोजित करेंगे। आपको याद होगा जुलाई 2024 में जब प्रधानमंत्री मोदी रूस गए थे तो मॉस्को में इसी तरह का सम्मान पुतिन ने भी नरेंद्र मोदी का किया था और अब प्रधानमंत्री उनके सम्मान में एक प्राइवेट डिनर आयोजित करेंगे। और ये माना जा रहा है कि जो इंडिया रशिया एनुअल समिट है, ये 23वां समिट है दोनों देशों के बीच में, जो दिखाता है कि दोनों देशों के बीच दशकों से किस तरह से सामरिक संबंध जो हैं वो लगातार बने रहे हैं उथल पुथल के बावजूद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में। और इस समिट मीटिंग से पहले प्रधानमंत्री और पुतिन की जो ये डिनर मीटिंग होगी वो टोन सेट कर सकता है एनुअल समिट मीटिंग का, और उसका एक बहुत विस्तृत एजेंडा सिक्ता तैयार किया जा चुका है, न सिर्फ डिफेंस डील्स के सेक्टर में बल्कि जो आपसी व्यापार है, जो द्विपक्षीय व्यापार है, उसे 68 बिलियन डॉलर से बढ़ाकर 100 बिलियन डॉलर करने का भी एक रोड मैप भारत और रूस ने तैयार किया है। और इन सभी मसलों पर सीधी बातचीत होगी दोनों देशों के सबसे बड़े नेताओं के बीच। सिकता बिल्कुल बिल्कुल। और रवीश रंजन इस वक्त आईटीसी मॉल के बाहर मौजूद है और साथ ही विशाल विवेक जो है भारत मंडपम से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रवीश, पहला सवाल आपसे, तैयारी पूरी है, आज रात आईटीसी मौर्य में ही रुकने वाले हैं राष्ट्रपति पुतिन और 30 घंटे तक वो भारत में रहेंगे? जी बिल्कुल सिकता, और आईटीसी मौर्य के तकरीबन 1.5 किलोमीटर के दायरे में सिक्योरिटी इतनी कड़ी कर दी गई है कि वहां पर किसी को भी रुकने की इजाजत नहीं है। आईटीसी मॉल के 2 जो गेट हैं उसको भी ढक दिया गया है और ये कहा जा रहा है सूत्रों के हवाले से कि 50 से ज्यादा जो पुतिन के खुद के अपने सिक्योरिटी गार्ड हैं वो भी होटल पहुंच चुके हैं। सारे सुरक्षा के जो इंतजाम है वो खुद देख रहे हैं। इसके अलावा औरत एक उनकी कार का बड़ा जिक्र हो रहा था जब वो चाइना के दौरे पर थे, तो खुद प्रधानमंत्री को उन्होंने उस गाड़ी में बैठालकर फिर वो लेकर गए थे, तो वो कार भी कही जा रही है कि भारत पहुंच गई है। पूरे लुटियन जोन का जो उनका रूट है उसमें 5 लेयर की जो सिक्योरिटी है उसका बंदोबस्त किया गया है। इनर सिक्योरिटी में खुद रूस के अपने उनके जो सिक्योरिटी गार्ड है, साथ एसपीजी जो है वो रहेगी और उसके बाद में तमाम सारे जो कमांडो हैं वो लगे रहेंगे। ड्रोन से लेकर जो सीसीटीवी कैमरास को लगाया गया है और सारे लुटियन जोन को सजाया जा रहा है। और जहां पर उनकी मीटिंग होगी हैदराबाद हाउस, उसके आसपास में भी सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए। बिल्कुल, उनके रुकने की पूरी तैयारी आईटीसी मौर्य में, जो एक बड़ा 5 सितारा होटल है दिल्ली में। भारत मंडपम पर विशाल मौजूद हैं। विशाल, भारत मंडपम में उनका किस तरह का कार्यक्रम रहेगा, आप अभी हमें और हमारे दर्शकों को क्या बता सकते हैं? देखिए, भारत मंडपम में जो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है वो कल आएंगे। वो आज शाम को, जैसा कि हमारे संवाददाता ने बताया कि वो आज शाम 6 बजे लैंड कर रहे हैं। तो मैं जिस जगह पर हूँ उसी जगह पर रशियन प्रेसिडेंट पुतिन भी कल आएंगे और यहाँ पे करीब 900 से 1000 लोगों के बैठने के अरेंजमेंट्स है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि करीब करीब यहाँ पर जो है 1000 से ज्यादा लोगों के बैठने के अरेंजमेंट्स हैं। और यहीं पर जो होगी, जो इकोनॉमिक एस्पेक्ट होगा दोनों साइड का, वो डिस्कस किया जाएगा। काफी सारे डील्स जो हैं वो साइन होने वाले हैं। जो रशियन साइड है उनके साइड में स्किल्ड वर्कर्स की कमी है थोड़ी, तो वो हो सकता है कि एक डील साइन हो जिससे कि इंडिया से कुछ स्किल्ड वर्कर्स वहां जा सकें। और जो एक ट्रेड इम्बैलेंस क्रिएट हो गया है, जो कि रशियन साइड ज्यादा हैवी है, उसको भी कम करने की जो है एक एम है, जो कम हो पाएगा कि नहीं वो देखना पड़ेगा। तो आज जो है करीब 5 से 6 सीनियर रशियन मिनिस्टर्स जो हैं वो यहाँ पर आने वाले हैं। करीब 2 घंटे में उनका एक सेशन स्टार्ट होगा, तो हमें पता चलेगा कि टोन कैसा सेट हो रहा है। फिर कल रूसी राष्ट्रपति इधर आएंगे और वो क्या बोलते हैं वो देखना बाकी है। बट उन्होंने पहले ही कहा है कि वो नरेंद्र मोदी को अपना बहुत खास दोस्त समझते हैं। उनका जो रिलेशनशिप है काफी स्पेशल रहा है। हम देख चुके हैं कि काफी बार उन्होंने प्राइवेट डिनर होस्ट किया है, उनको प्राइवेट गाड़ियों में काफी बार घुमाया गया है। तो वो सारा टोन अभी सेट होगा।
बिल्कुल वो टोन सेट होगा और शायद उसकी एक झलक हमें एससीओ की बैठक के दौरान भी मिली थी। प्रोफेसर सिंह, जो बात हमारे सहयोगी कर रहे हैं, टोन सेट होना है, लेकिन ये तो 70 साल पुरानी दोस्ती है जिसका आधार जो है ना, जिसका बेस जो है बहुत मजबूत है। ऐसे में जो टोन सेट होना है, चाहे कोई भी रजीम रहे दोनों ही देशों में, वो टोन तो पहले से ही सेट है। अब जब पुतिन आ रहे हैं तो ऐसे में इस वक्त भारत के लोगों को क्या उम्मीद इस बड़ी मुलाकात, महामुलाकात से करनी चाहिए? धन्यवाद। आपने बहुत ठीक कहा कि भारत और चाहे वो सोवियत संघ हो या अभी रूस हो, इन दोनों देशों के संबंध बहुत ही अलग और बहुत ही यूनिक रहे हैं। आपने 70 साल का जिक्र किया। 1927 में पहली बार जवाहरलाल नेहरू सोवियत संघ गए थे, तो इसको शताब्दी भी कह सकते हैं। 1971 से जो खास दोस्ती और सहयोग की संधि हुई, उसके बाद इनकी सामरिक हिस्सेदारी, और 2000 से लगातार ये शिखर वार्ता होती है राष्ट्रीय नेताओं की। और पिछले 11 सालों में जो प्रधानमंत्री मोदी की आपस में दोस्ती और तालमेल बना है राष्ट्रपति पुतिन के साथ, वो अपने आप में उदाहरणीय है एक तरह से। और हाल ही में पिछले साल 2023 में अक्टूबर में काजान, और उसके बाद जुलाई में मॉस्को, फिर सितंबर का आपने जिक्र किया थियानजिन चीन में, और अब दिल्ली में लगातार प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन की मुलाकातें रही हैं। तो इनका आपसी व्यक्तिगत तौर पर तालमेल, दो देशों का आपस में हिस्सेदारी, साझेदारी एक अलग उदाहरण पेश करता है। तो इसलिए यदि 1 दर्जन या ज्यादा संधियों पर हस्ताक्षर हो जाएं तो कोई उसमें बड़ी बात नहीं होगी। मुझे लगता है जो बड़ा संकेत है वो आज के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में जो उथल पुथल नजर आती है, खासकर राष्ट्रपति ट्रंप की जो नाराजगी है इन दोनों देशों की दोस्ती को लेकर और भारत के तेल के आयात को लेकर, उस पर क्या आपस में सोच साझा होती है। और दूसरा, रिश्तों को ऊर्जा और रक्षा से बढ़ाकर दूसरे किन किन क्षेत्रों में ले जाया जा सकता है, खासकर जो स्किल्ड जो वर्कर्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं भारत के, उनको किस तरह से एक तरह से अवसर मिल सकते हैं रूस में। तो कई चीजों पर आपसी तालमेल बनेगा। और इसमें मुझे लगता है सबसे जो महत्वपूर्ण होगा वो ये कि भारत की जो सामरिक स्वायत्तता है, जिसको स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी हम कहते हैं, वो किस तरह से भारत उसको पेश करेगा कि जब भारत अमेरिका और यूरोप के देशों से दोस्ती बनाता है तो चीन और रूस से भी लगातार हिस्सेदारी बनाए रखेगा और बनाए रखता है। बिल्कुल। तो और रूस के राष्ट्रपति के लिए बहुत अच्छा बड़ा अवसर है। आपने कहा कि 1000 के करीब लोग मंडप में उनको सुनेंगे, तो एक बड़ा मंच उनको भारत में मिलता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनका स्वागत है, कई देशों में भारत में स्वागत है। तो उनके लिए भी बहुत बड़ा अवसर है और भारत के लिए बड़ा मौका है। इस महामुलाकात पर सबकी नजरें हैं। प्रोफेसर सिंह, मैं आऊंगी क्योंकि यूरोप इसे बहुत कीनली ऑब्जर्व कर रहा है और ऐसी खबरें हैं कि उन्होंने रीच आउट भी किया प्रधानमंत्री मोदी को कि किस तरह से वो रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर एक बात रखें, यूरोप की बात रखें। इस पर मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन मेरे जनरल सिवाज, जो बड़ी बात जो हर कोई कह रहा है, चाहे वो हमारे सहयोगी हो चाहे प्रोफेसर सिंह हो, जो हमारे डिफेंस सिस्टम का बैकबोन रहा है वो रूसी डिफेंस सिस्टम रहा है। ऑपरेशन सिंदूर में हमने देखा किस तरह से कामयाबी हमें दिलाई इस बैकबोन ने, इस रूसी डिफेंस सिस्टम में। तो एक कदम इस मुलाकात के बाद हम और आगे बढ़ेंगे और कुछ और नए डील्स हो सकते हैं और नए कुछ डिफेंस उपकरण हमको हासिल हो सकते हैं इस मुलाकात के बाद। हाँ बिल्कुल, देखो शिक्षा, इसमें कोई शक नहीं कि कभी टाइम था कि जो हमारा 70 से 75 जो डिफेंस इक्विपमेंट था वो रूस से आता था, और उसकी वजह ये थी कि हमारे को वेस्ट लेटेस्ट टेक्नोलॉजी नहीं देता था, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं करता था। जबकि रूस जो था, एक ऐसा हुआ कि हमारी जो मित्रता 1971 के बाद बढ़ती चली गई और वो हमको लेटेस्ट वेपन देता था। और आज की तारीख में सच्चाई है, जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उसमें जो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है उसने एक बेहतरीन काम किया और सबसे ज्यादा बड़ा वर्ल्ड के अंदर रिकॉर्ड तोड़ा कि 300 किलोमीटर से ज्यादा एयर टू एयर हिट किया और पाकिस्तान का एक जहाज गिरा दिया। तो ये सच्चाई है। हमने 5 जो रेजिमेंट ली हैं S-400 की $5.4 बिलियन में, तो वो 3 आ गई हैं, 2 आनी हैं। हमने ये सोचा है कि अब हमें और 5 रेजिमेंट चाहिए S-400 की,
और वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं पैक्ट साइन होगा, क्योंकि एयर डिफेंस हम नहीं चाहते कि ये लिमिटेड रहे हमारे वेस्टर्न और नदर्न बॉर्डर पे। हम धीरे धीरे इसको पूरा का पूरा देश के लिए सुदर्शन चक्र है उसके लिए एक तरफ जा रहे हैं। और यही नहीं, S-400 हम S-500 की भी बात करेंगे, क्योंकि S-500 जो है वो बहुत आगे वाला एयर डिफेंस सिस्टम है। वो हाइपरसोनिक मिसाइल और इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल को भी डिटेक्ट भी कर सकता है और न्यूट्रलाइज भी कर सकता है। और उसमें कहीं ना कहीं जॉइंट प्रोटेक्शन की बात हो रही है, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की है, भारत के अंदर वो बनेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है और बिल्कुल एक बड़ी पहल और एक कदम आगे हम फिर और बढ़ेंगे अपने जो डिफेंस डील्स को लेकर दोनों देशों के बीच जो हस्ताक्षर इस यात्रा के दौरान होने वाले हैं। मेरे सहयोगी राजीव रंजन अब जुड़ रहे हैं जो डिफेंस एडिटर भी हैं। जो बात मेजर जनरल कह रहे थे राजीव, जो डिफेंस सिस्टम है, जो इंडियन डिफेंस सिस्टम है, उसका मूलभूत आधार रूसी सहयोग रहा है। ऐसे में अब जब बात होगी और डिफेंस डील्स की बात होगी, डिफेंस समझौते होंगे, तो एक तरह से और ज्यादा मजबूती इस यात्रा के बाद भारतीय डिफेंस सिस्टम को मिलने वाली है। बिल्कुल मिलने वाली है। देखिए, शुरुआत में अगर बात करें तो जनरल सिवाच जो बताते हैं 1971 के आसपास जो थे, दुनिया का कोई भी कंट्री की बात करें रूस को छोड़कर हमें अपने क्रिटिकल कंपोनेंट देने को तैयार नहीं था, यानी हथियार देने को तैयार नहीं था। रूस के साथ शुरुआत होती है, MiG-21 उस समय आता है और उस समय दुनिया को बेहतरीन जहाज था। धीरे धीरे जो भारत जो रूस पर निर्भर होता गया, लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया कि भारत को ये लगा कि रूस से जिस तरह के हथियार चाहिए, वेपन सिस्टम चाहिए, जिस तरह के और दूसरे साजो सामान चाहिए, वो हमें रूस से नहीं मिल रहा है। तो भारत ने पश्चिम से भी लेना शुरू किया, चाहे अमेरिका की बात करें, चाहे ब्रिटेन की बात करें, अब फ्रांस की बात करें, रफाल लेना शुरू किया। लेकिन अब भारत जो है, जो हमारी जरूरत है, जो हमारी रिक्वायरमेंट है, हम उसके हिसाब से एक नाप तौल के कह सकते हैं या चर्चा के बात कर सकते हैं, हम हथियार ले रहे हैं। आज के तारीख में हमारी जरूरत जो है वो 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट की जरूरत है, क्योंकि हमारे पास जो उसका जो विकल्प जो था MiG-21 रिटायरमेंट के बाद से जो तेजस जो आना था, तेजस मार्क 1 आना था, वो अभी तक नहीं आ पाया। और रूस आपको अपने हिसाब से Su-57 5th जनरेशन भारत जी जो आप कह रहे हैं कि इस यात्रा से डिफेंस एक्सपर्ट्स और खास तौर से डिफेंस एक्सपर्ट्स में खासा उत्साह है कि क्या नया होने वाला है, क्या नया मिलने वाला है, इस पर सबकी नजरें रहेंगी। तो डिफेंस से डिप्लोमेसी तक हर किसी के लिए यहाँ पर कुछ ना कुछ होगा। प्रोफेसर सिंह, जो शुरुआत में मैंने आपसे कहा, ऐसी खबरें हैं कि यूरोप ने रीच आउट किया है, उनके ऑनवॉयज ने, उनके ऑफिशियल्स ने प्रधानमंत्री मोदी से कि आप तो उनके अच्छे दोस्त हैं, यूक्रेन रूस के अंत के लिए आप बात कहें। आप लगातार कहते रहे हैं कि युद्ध से कोई मसला हल नहीं होता, युद्ध के मैदान से सॉल्यूशंस नहीं निकलते। ऐसे में भारत की तरफ पूरा यूरोप भी देख रहा है वीजा भी ये युद्ध। ऐसे में क्या लग रहा है, डिप्लोमेसी के लिहाज से भारत कितना आगे बढ़कर ये बात कह सकता है? ये बात सच है कि भारत का जो बढ़ता हुआ प्रभाव है विश्व के स्तर पर, और खासकर भारत रूस की जो दोस्ती है, उसके चलते कई बार इस तरह की बातें होती हैं कि जैसे थियानजिन में सितंबर में जब प्रधानमंत्री गए थे और राष्ट्रपति पुतिन से उनकी मुलाकात होनी थी, तो राष्ट्रपति जेलेंस्की ने भी उनको फोन किया और साथ साथ में यूरोपियन यूनियन की प्रेसिडेंट जो हैं फॉन डर लेयन, उन्होंने भी प्रधानमंत्री मोदी को फोन किया कि आप राष्ट्रपति पुतिन से मिलेंगे तो किस तरह से यूक्रेन युद्ध को रोका जाना चाहिए, उस पर आप जरूर जोर देकर बात कीजिएगा। तो इससे साफ जाहिर है कि विश्व में ये धारणा बनती हुई नजर आती है कि भारत जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिंताएं हैं, चुनौतियां हैं, जैसे यूक्रेन युद्ध है, उसको समाप्त करने में, शांति बहाल करने में योगदान दे सकता है। पर यह बात इसमें जरूर कहना चाहूंगा कि किसी भी दूसरे देश को अपेक्षा करना तो ठीक है, पर भारत को किसी तरह का एडवाइस देना ठीक नहीं है। भारत किस तरह से योगदान अपना देगा, किस विषय पर, किस देश से किस तरह से बात करेगा, जाहिर है भारत उसको अच्छे तरह से समझता है। और प्रधानमंत्री कई बार कह चुके हैं कि ये जो युग है ये युद्ध का युग नहीं है, और ये भी कह चुके हैं कि भारत ने युद्ध नहीं बुद्ध को दिया है विश्व को। तो भारत लगातार अपनी तरह से अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों से सुलझने की कोशिश करता रहता है और इसको लेकर साझेदारी भी बनाता रहता है। तो जाहिर है कि अब इस वक्त जो रूस का जो रुझान है
वो तालमेल बनाने की ओर है कि किस तरह से यूक्रेन युद्ध को समाप्त किया जाए, पर जो रूस की शर्तें हैं वो फिलहाल मुझे नहीं लगता कि पूरी तरह से मानी जा चुकी हैं। तो यूक्रेन का और रूस का, खासकर उसके साथ साथ यूरोपीय देशों का रूस के साथ तालमेल बनाना जरूरी है। वो उनको खुद जिम्मेदारी लेनी होगी। बिल्कुल। भारत उसमें योगदान जरूर करेगा। और आपने जो अभी रक्षा उपकरणों को लेकर बात की, उसमें थोड़ी सी बात मैं जोड़ना चाहूंगा जी। विश्व में आज शायद रूस और भारत एक बहुत ही अलग तरह की उदाहरण है कि जब सोवियत संघ था तब इन उपकरणों का हम आयात करते थे और लाइसेंस प्रोडक्शन फिर होता था। उससे बिल्कुल हटकर रूस और भारत की जो रक्षा दोस्ती है, हिस्सेदारी है, वो अब संयुक्त शोध, संयुक्त नवाकार, संयुक्त विकास और उत्पादन की ओर है। और उसकी बड़ी अच्छी उदाहरण हमारे पास आज ये मिसाइल है, ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल है। बिल्कुल, ब्रह्मोस। और उसको नेक्स्ट जनरेशन तकनीक में किस तरह से वो साझेदारी आगे बढ़ेगी, मुझे लगता है उस पर भी इस शिखर वार्ता में आपस में सोच साझा होगी। बिल्कुल, ब्रह्मोस एक अच्छी मिसाल है इस साझेदारी की। मेजर जनरल, आप जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर एक तस्वीर चल रही है, सितंबर की है, सीओ बैठक की, जिसमें 3 देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, चीन, रूस और भारत। और तब कहा जा रहा था कि अमेरिका की नजर इस बैठक पर है, लेकिन अब जब पुतिन भारत आ रहे हैं तो चीन की नजर इस बैठक पर होगी और सामरिक लिहाज से भी चीन बहुत कीनली ऑब्जर्व करेगा कि दोनों देशों के बीच इस वक्त दिल्ली में क्या चलेगा। हाँ बिल्कुल, देखो सिकता कि ये सच्चाई है पूरे वर्ल्ड में, यही नहीं चीन, पूरा वर्ल्ड देख रहा है ये रशिया और भारत की दोस्ती। मगर एक चीज समझनी पड़ेगी, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का मुजाहरा कर रहा है भारत। भारत के लिए रूस भी इंपॉर्टेंट है और भारत के लिए अमेरिका भी बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत के लिए यूरोप भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब बात हो रही है कि आज डोनाल्ड ट्रंप से भी भारत चाहता है रिलेशन इंप्रूव हो, जब पुतिन यहाँ पर आ रहे हैं, हमने कल ही एक डील साइन की है जो कि MH-60R जिसको बोलते हैं सी हॉक जो हेलीकॉप्टर्स हैं, वो करीब करीब $1 बिलियन के। इसका मतलब भारत ये चाहता है कि भारत के रिश्ते हर एक से अच्छे रहें, क्योंकि आप ये नहीं कर सकते कि आप रूस के साथ ही दोस्ती हैं, आपका यूरोप से या यूएस से नाता टूट जाए। मगर चीन की जहां बात आती है, भारत, चीन और रूस की जब बात है, ये सच्चाई है कि कहीं ना कहीं ये सबको डर लगता है कि ये रशिया यूक्रेन अगर ज्यादा चलता है तो रूस की डिपेंडेंसी चीन पे ज्यादा हो सकती है और ये वर्ल्ड के लिए अच्छी बात नहीं है। और इस हिसाब से डोनाल्ड ट्रंप भी चाहते हैं कि कहीं ना कहीं रूस और भारत की अगर दोस्ती होती है इकोनॉमिक टर्म में, बिकॉज इकोनॉमी एक बहुत बड़ा फैक्टर है और भारत और अगर हम रूस का ही देखें तो $68 बिलियन का ट्रेड है, हम $5 बिलियन ही एक्सपोर्ट करते हैं और वहां से $63 बिलियन, क्योंकि वहां ऑयल गैस आ रही है भारत में। अब हम उसको इनलाज करना चाहते हैं, हम वहां पर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, फार्मास्यूटिकल, टेक्सटाइल, इंजीनियरिंग गुड उनको देना चाहते हैं। मुझे लगता है कि हर कोई ये चाहेगा कि जो चीन एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वर्ल्ड के अंदर, ये सबको पता है। और मुझे लगता है कि अगर चीन के रिश्ते रूस से ज्यादा होते हैं, जनरल क्या चीन दुविधा में नहीं होगा? हाँ होगा, बिल्कुल होगा। आज के बाद अगले 30 घंटों के लिए। हाँ बिल्कुल, मगर चीन को एक चीज पता है कि ये दोस्ती भारत और रूस की नई नहीं है, ये एक पक्की दोस्ती है और रूस और चीन की दोस्ती अलग है। आपको यह समझना चाहिए, हम मिक्सअप कर रहे हैं, हम ये सोचते हैं कि अगर रूस भारत के नजदीक होगा तो रूस कहीं चीन से दूर हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। उसके साथ रिश्ते इंडिपेंडेंट हैं, भारत के साथ उसके रिश्ते इंडिपेंडेंट है। मगर यूरोप ये चाहता है कि जो रूस है वो ज्यादा डिपेंडेंट चीन पे ना हो, और हो सकता है अमेरिका के ये भी बहुत इरादे हैं, क्योंकि लड़ाई अगर चलेगी रशिया यूक्रेन वार, इकोनॉमी रशिया की भी हिलेगी और रूस जो है चीन के ऊपर डिपेंडेंट होगा। ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी चिंता इस वक्त बनी हुई है। जी, हम आप दोनों से बातचीत जारी रखेंगे। इस बीच आईटीसी मौर्य में खास तैयारी भी चल रही है, सुरक्षा कड़ी कर दी गई है पूरे इलाके में। 30 घंटे के लिए राष्ट्रपति पुतिन भारत में हैं और आईटीसी मौर्य में आज रात को उन्हें रुकना है। वहीं पर मौजूद है हमारे सहयोगी रवीश रंजन, उन्होंने एक रिपोर्ट भेजी है, आइए देख लेते हैं इस ग्राउंड रिपोर्ट को। मैं इस वक्त आईटीसी मौर्य होटल के नजदीक हूं और यहाँ पर चप्पे चप्पे पर आपको पुलिस खड़ी मिलेगी। दोनों ही तरफ पुलिस के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं, किसी को भी इस सड़क पर रुकने की इजाजत नहीं है। और ये आप देख सकते हैं कि ये आईटीसी मौर्य ये होटल है।
यहीं पर पुतिन रुकेंगे और उनके जो अपने खुद के सिक्योरिटी गार्ड हैं 50 से ज्यादा, वो इस होटल में पहुंच चुके हैं। इसके अलावा 5 लेयर की जो सिक्योरिटी है वो व्लादिमीर पुतिन को दी जाएगी। ये आप देखिए कि मौर्या को पूरी तरीके से सजाया जा रहा है। पूरे लुटियन जोन में अलग अलग जगहों पर काम चल रहा है और वो आज शाम को तकरीबन 6:32 पर लैंड करेंगे और उसके बाद में वो यहाँ पर आएंगे। कल उनका संवाद होगा, भारत रशिया संवाद होगा 23वां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में हैदराबाद हाउस में। ये आप देखिए, ये ढक दिया गया है। ये गेट था आईटीसी मौर्या का, उसको भी ढक दिया गया है और बाहर सिक्योरिटी लगे हैं। ये भी आप देखिए, ये भी गेट जो है वो ढक दिया गया है। तमाम सारे सुरक्षा के जो कड़े बंदोबस्त हैं वो यहाँ पर किए गए हैं। तो सुरक्षा पूरी तरह से चाक चौबंद की जा रही है आईटीसी मौर्या में। राष्ट्रपति पुतिन को आज रात रुकना है। राजीव रंजन अब हमारे साथ जुड़े हैं। राजीव, जब दोनों राष्ट्राध्यक्ष चीन में मिले थे तो राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी को अपनी कार में बैठाकर आगे वो गए थे अपनी बैठक के लिए, मुलाकात के लिए। उस कार को लेकर तब बहुत चर्चा थी। अब बताया जा रहा है वो कार जो है राष्ट्रपति पुतिन की वो भारत पहुंच चुकी है। उस बारे में क्या जानकारी, किस तरह की कार है, किस तरह से वो लैस है पूरे सिक्योरिटी सिस्टम से? देखिए, जो रूस के राष्ट्रपति की कार की चर्चा उस समय थी कि उस प्रधानमंत्री के साथ करीब 10 मिनट से ज़्यादा अपनी कार में बैठकर उन्होंने चर्चा की, बातचीत की। और उस संदर्भ के एसयू समिट का आप उस समय अंदाज़ा लगाइए कि उस समय भारत और अमेरिका के जो रिश्ते जो ज़्यादा तल्ख हो गए थे। अमेरिका की ओर से जिस तरह से टैरिफ वार लगाया गया था, उस समय 50% की टैरिफ वार लगाया गया था। तो उसके बाद भारत और अमेरिका के रिश्ते तल्ख हो गए थे और उसी दौरान जो है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन जाते हैं और तीनों की मुलाकात होती चीन के राष्ट्रपति के साथ। तो उसके बाद जो आप अगर देखिए, अगर सारा कुछ देखिए, उसके बाद अमेरिका भी ट्रैक में आ जाता है। भारत से जो रिश्ते को नरम स्वर उसके सुनाई पड़ने लगते हैं। और जहां तक आपने उस स्पेशल गाड़ी की बात की, वो कुछ गाड़ी इस तरह की जिस पर किसी तरह का हमला हो, यानी न्यूक्लियर भी हमला होता है तो उस पर कोई असर नहीं पड़ता है। वैसे भी जब रूसी राष्ट्रपति किसी भी देश में जाते हैं तो उनकी सुरक्षा का घेरा इतना मजबूत होता है, इतना चाक चौबंद होता है कि उसको कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। उनके बाकायदा अपनी सिक्योरिटी एजेंसी होती है। अगर दिल्ली की बात करें तो यहाँ पर दिल्ली पुलिस है, एनएसजी लगाया गया। बाकी जो जितने जो सुरक्षा तंत्र है, जितने हायर रीचेस की बात करें, उन जगहों पर बाकायदा तैनात है कि ताकि किसी भी अप्रिय घटना हो सके तो उसका पूरा जवाब दिया जा सके।